जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रमोद सर वाराणसी में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे यूपी जीके और कंप्यूटर के मैराथन वीडियो में 1000 प्रश्नों का कलेक्शन लिया गया है और सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, तो आप वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। आगे जो भी एग्जाम है, एग्जाम देने से पहले इस वीडियो को जरूर देख के जाइएगा। निश्चित रूप से बता रहे हैं, आपके 4 से 5 प्रश्न यहाँ से आने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को बिल्कुल पेशेंस के साथ देखिएगा। वीडियो चाहे जितनी लंबी हो, लेकिन आप इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा। चाहे 1 से 2 पार्ट में देखिएगा, 3 पार्ट में देखिएगा, क्योंकि वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली है। तो आप लोग की तैयारी अच्छे तरीके से चल रही होगी और जो भी हमने क्लास ली है उसको आप मल्टीपल टाइम में रिवीजन करते रहिए। और बहुत सारी क्लासें हमने अपलोड कर दी हैं, चाहे कंप्यूटर का हो, यूपी जीके का हो, 1 बाय 1 करके आप देखते रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए गए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन है यूपी जीके और कंप्यूटर का। तो चलिए श्री गणेश करते हैं और सबसे पहले हम लोग चलते हैं सोशल मीडिया की तरफ, यानी सोशल मीडिया से कौन कौन से इंपॉर्टेंट सेगमेंट हैं और जो चर्चा में हाल ही में रहे में, तो यहाँ से प्रश्न डेफिनेटली देखने को मिल सकता है। सबसे पहला प्रश्न है टेलीग्राम। तो टेलीग्राम जो है यह कहाँ की कंपनी है? तो यह अमेरिकन कंपनी है। और इसका आविष्कार जो है कब हुआ था, यानी रिलीज कब हुआ? तो आपसे 3 तरीके से प्रश्न पूछा जाएगा। यह किस देश की कंपनी है, किस वर्ष रिलीज किया गया, इसके फाउंडर कौन है? क्योंकि यह रिसेंटली में चर्चा में रहा, इसके वजह से यहाँ से प्रश्न जरूर देखने को मिल सकता है। तो टेलीग्राम अमेरिकन कंपनी है और इसके रिलीज्ड ईयर की बात करें तो 14 अगस्त 2013 को इसको रिलीज किया गया था। अगर फाउंडर की बात करें, निकोलाई एंड पावेल ड्यूरोव हैं। कौन है फाउंडर? निकोलाई एंड पावेल ड्यूरोव टेलीग्राम के फाउंडर हैं, यानी संस्थापक हैं। तो आपको 3 क्वेश्चन याद रखना है। टेलीग्राम कहाँ की कंपनी है? अमेरिकन कंपनी है। और रिलीज किस वर्ष किया गया? 14 अगस्त 2013 को। फाउंडर कौन है? निकोलाई एंड पावेल ड्यूरोव है। नेक्स्ट बात करते हैं कि टेलीग्राम किस भाषा में लिखा गया है। इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। तो टेलीग्राम किस भाषा में लिखा गया है? C++, जावा, पाइथन, जावा स्क्रिप्ट। याद रखना है, C++, जावा, पाइथन और स्विफ्ट में टेलीग्राम को लिखा गया है। ये भाषा से जो क्वेश्चन होते हैं जरूर पूछे जाते हैं, तो आपको अच्छे से याद रखना है कि टेलीग्राम में जब टेलीग्राम को डेवलप करा जा रहा था तो उस समय किस भाषा का प्रयोग किया गया? तो C++, जावा, पाइथन, स्विफ्ट भाषाओं का प्रयोग किया गया। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ट्विटर। बात करते हैं ट्विटर से कौन कौन से प्रश्न बनते हैं। जैसे ट्विटर की स्थापना किस वर्ष हुई? तो ट्विटर की स्थापना 21 मार्च 2006 को ट्विटर की स्थापना हुई थी। अगर इसके फाउंडर की बात करें तो फाउंडर हैं जैक डोर्सी, नूह ग्लास और इवान विलियम्स ट्विटर के फाउंडर हैं। और जो ट्विटर का नया नाम कर दिया गया है, ट्विटर का नया नाम एक्स कर दिया गया है। आपको अच्छे तरीके से याद रखना है कि ट्विटर का नया नाम क्या कर दिया गया है? एक्स कर दिया गया है। ट्विटर की स्थापना हुई 21 मार्च 2006 को। इसके फाउंडर हैं जैक डोर्सी, नूह ग्लास, इवान विलियम्स हैं। अगला क्वेश्चन है थ्रेड्स। तो थ्रेड्स से कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं? जैसे थ्रेड्स किस वर्ष लॉन्च किया गया? तो यह 5 जुलाई 2023 को थ्रेड्स को लॉन्च किया गया। जैसे हम लोग मैसेज वगैरह सेंड करते हैं, मैसेंजर है, टेलीग्राम है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, उसी प्रकार थ्रेड्स भी है। तो इंस्टा पे रील वगैरह सेंड करते हैं, ठीक है, पोस्टर सेंड करते हैं, उसी प्रकार थ्रेड्स भी है। तो इसको लॉन्च किया गया 5 जुलाई 2023 को। थ्रेड्स को प्रोजेक्ट 92 के रूप में भी जाना जाता है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, थ्रेड्स को किस रूप में जाना जाता है? तो प्रोजेक्ट 92 के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है विकिपीडिया। विकिपीडिया यह लोगों के द्वारा बनाया गया एक समूह है जिसमें ज्ञान का कोष होता है, एक तरीके से कह सकते हैं। अगर इसके स्थापना ईयर की बात करें, फाउंडेड ईयर की, तो 15 जनवरी 2001 को विकिपीडिया की स्थापना हुई। कब हुई? 15 जनवरी 2001 को। और इसके फाउंडर की बात करें, लैरी सेंगर और जिम्मी वेल्स इसके फाउंडर हैं। तो 2 पॉइंट आपको याद रखना है, कब इसकी स्थापना हुई? 15 जनवरी 2001 को विकिपीडिया की स्थापना हुई। और इसके अगर फाउंडर की बात करें
तो लैरी सेंगर और जिमी वेल्स इसके फाउंडर हैं। अब आगे चलते हैं। सोशल मीडिया से जो इम्पोर्टेंट इस समय ट्रेंडिंग में चीज़ें थी उसको हमने कवर कर दिया है। अब इनपुट और आउटपुट डिवाइस से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इसको हम कवर करेंगे। सबसे पहले हम करेंगे इनपुट डिवाइस। तो इनपुट डिवाइस में कौन कौन सी डिवाइस आती हैं और आउटपुट में कौन कौन सी डिवाइस आती है, क्योंकि यहाँ से एक प्रश्न पूछा जाता है इस टॉपिक से। तो इनपुट की बात करें, कीबोर्ड, माउस, ट्रैक बॉल, जॉयस्टिक, स्कैनर, माइक्रोफोन, वेबकैम, बारकोड रीडर, OCR यानी जिसको ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर कहा जाता है, लाइट पेन, ये सभी क्या है, इनपुट डिवाइस हैं। और इसमें टच स्क्रीन की बात करें, टच स्क्रीन भी इनपुट डिवाइस है। MICR की बात करें, MICR भी इनपुट डिवाइस है। OMR यानी ऑप्टिकल मार्क रीडर, किम्बॉल टैग रीडर, ये भी इनपुट डिवाइस है। जैसे आप मॉल में जाते हैं, कपड़ा वगैरह खरीदते हैं और उसमें भी टैग लगा होता है तो वो भी इसको रीड करता है, ठीक है, तो वो भी क्या है, इनपुट डिवाइस है। स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम की बात करें, ये भी इनपुट डिवाइस है। जैसे जो हम चीज़ें टाइप नहीं कर सकते हैं, गूगल पे ही हम अगर एग्जाम्पल के माध्यम से देखें तो हम क्या करते हैं, गूगल का जो माइक वाला ऑप्शन होता है उस पर हम क्लिक कर देते हैं, तो हम जैसे ही कुछ बोलते हैं उसी प्रकार टाइप करता चला जाता है, यानी स्पीच रिकॉग्निशन उसी को कहते हैं। और ये भी क्या है, इनपुट डिवाइस है। तो इनपुट डिवाइस में क्या क्या चीज़ें हैं, कीबोर्ड, माउस, ट्रैक बॉल, जॉयस्टिक, स्कैनर, माइक्रोफोन, वेबकैम, बारकोड रीडर, OCR, लाइट पेन, टच स्क्रीन, MICR, OMR और किम्बॉल टैग रीडर और स्पीच रिकॉग्निशन। आप इतने एग्जाम्पल को याद रखिए, यहीं से प्रश्न आपको देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट है MICR का पूर्व बहुत पूछता है। तो MICR का पूर्व है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर होता है। क्या होता है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर होता है। अगर OMR की बात करें, OMR का पूर्व होता है ऑप्टिकल मार्क रीडर। अच्छा, MICR की बात करें या OMR की बात करें, दोनों के फुल फॉर्म में जो है कई बार यह प्रश्न पूछा गया है, कम से कम 20 से 25 बार, ठीक है, अलग अलग एग्जामों में। तो MICR का पूर्व होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर और OMR का होता है ऑप्टिकल मार्क रीडर होता है। अगला प्रश्न है आउटपुट डिवाइस। अभी हमने ऊपर इनपुट डिवाइस के बारे में पढ़ा है, कौन कौन से चीज़ें, कौन कौन सी डिवाइस है जो इनपुट में आती हैं। अब पढ़ेंगे आउटपुट डिवाइस में कौन कौन सी आती हैं। इसका देखिए एक ट्रिक भी है, आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, जिसके लास्ट में टर लग जाता है उसको हम कहते हैं आउटपुट डिवाइस। जैसे मॉनिटर, मॉनिटर के लास्ट में टर लगा ना, तो ये आउटपुट डिवाइस हो गई। अगर प्रिंटर की बात करें, प्रिंटर के लास्ट में भी टर लग गया तो ये भी क्या हो गई, आउटपुट डिवाइस हो गई। प्लॉटर की बात करें, प्लॉटर के भी लास्ट में टर लग गया, ये भी आउटपुट डिवाइस है। स्पीकर, स्पीकर आपको याद रखना है, स्पीकर क्या है, आउटपुट डिवाइस है। स्क्रीन इमेज प्रोजेक्टर, इसमें भी टर लग गया, ये भी क्या है, आउटपुट डिवाइस है। तो इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस को हमने अच्छे से कवर कर लिया है। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट है माउस। माउस के आविष्कार के बारे में। तो माउस का आविष्कार 1964 में डगलस सी इंजलबर्ट ने किया था। अच्छा, माउस का आविष्कार किसने किया था और कब किया था, ये दो टाइप से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो माउस का आविष्कार 1964 में डगलस एंजलबर्ट के द्वारा किया गया। अगर पूछे किसके द्वारा माउस का आविष्कार किया गया, डगलस एंजलबर्ट के द्वारा किया गया। किस वर्ष किया गया, तो 1964 में किया गया। नेक्स्ट वन है, कौन सा ऐसा डिवाइस है जो इनपुट और आउटपुट दोनों तरीके से काम करता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उस डिवाइस का नाम बताना है जो इनपुट और आउटपुट दोनों डिवाइस के रूप में वर्क करता है। तो यह मॉडम होता है। क्या होता है, मॉडम, यानी मॉड्यूलेटर डी मॉड्यूलेटर होता है। क्या होता है, मॉड्यूलेटर डी मॉड्यूलेटर। यह इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस के रूप में वर्क करता है। चलिए अगला प्रश्न है, ग्रह कीबोर्ड के विपरीत कार्य करती है। तो यहाँ पर कीबोर्ड के विपरीत क्या कार्य करती है, प्रिंटर। जैसे कीबोर्ड क्या है, इनपुट डिवाइस है,
लेकिन प्रिंटर क्या है, आउटपुट डिवाइस है। कीबोर्ड में हम कोई चीज़ें इंसर्ट करते हैं, वह डेस्कटॉप पर दिखाता है, लेकिन प्रिंटर में क्या है, वह चीज़ें इंसर्ट होने के बाद आउटपुट देती है। तो यह प्रिंटर आउटपुट डिवाइस होती है। इसीलिए कह रहा है कीबोर्ड के विपरीत क्या कार्य करती है, तो यह प्रिंटर कार्य करती है, क्योंकि कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है और प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है। अगला प्रश्न है JPEG क्या है, JPEG बहुत बार पूर्व पूछा इसका। तो इसका पूर्व होता है ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप होता है। क्या होता है, ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप होता है। नेक्स्ट वन है कि कंप्यूटर में प्रिंटेड डायग्राम बनाने के लिए यूज किया जाने वाला इनपुट डिवाइस कौन सा है, तो यह स्कैनर होता है। कंप्यूटर में प्रिंटेड डायग्राम बनाना है, जैसे मान के चलिए आपको प्रिंटेड डायग्राम बनाना है, उसके लिए हम किसका यूज करेंगे, स्कैनर का प्रयोग करेंगे। केवल आपको इतना पॉइंट याद रखना है, प्रिंटेड डायग्राम, इतना क्वेश्चन नहीं याद रखना है सब, केवल प्रिंटेड डायग्राम के लिए किसका यूज करते हैं, स्कैनर का प्रयोग करते हैं। तो प्रिंटेड डायग्राम बनाने के लिए स्कैनर का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है डिस्प्ले को स्क्रीन या मॉनिटर कहा जाता है। क्या कहते हैं, डिस्प्ले को और किस नामों से जानते हैं, तो डिस्प्ले का जो स्क्रीन होता है इसको डिस्प्ले को स्क्रीन या मॉनिटर कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट वन क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर की जो प्राइमरी आउटपुट डिवाइस है वो क्या है, मॉनिटर है। तो कंप्यूटर की प्राथमिक आउटपुट डिवाइस क्या है, मॉनिटर है। याद रखिएगा, कंप्यूटर की प्राथमिक आउटपुट डिवाइस मॉनिटर है। 2-3 बार इसको अच्छे से कहिए, यह क्वेश्चन कई बार पूछा गया है SBI PO में और SBI क्लर्क में, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो कंप्यूटर की प्राथमिक आउटपुट डिवाइस कौन सी है, मॉनिटर है। कंप्यूटर की प्राथमिक आउटपुट डिवाइस मॉनिटर है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन है कि सबसे ज़्यादा प्रयोग में आने वाला पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस कौन सा है, तो यह माउस है। अभी हमने माउस के बारे में पढ़ा है कि माउस का आविष्कार कब हुआ, 1964 में हुआ। कब हुआ, 1964 में डगलस एंजलबर्ट के द्वारा इसका आविष्कार किया गया। डगलस एंजलबर्ट के द्वारा माउस का आविष्कार किया गया। और सबसे ज़्यादा प्रयोग में आने वाला पॉइंटिंग डिवाइस कौन सा है, माउस ही है। नेक्स्ट वन है कि मॉनिटर के डिस्प्ले आकार को मापते हैं। तो मॉनिटर के डिस्प्ले आकार को किस में मापा जाता है, तो मॉनिटर के डिस्प्ले आकार को डायगोनल मापा जाता है। जैसे मान के लिए यह मॉनिटर है, ठीक है, मॉनिटर है, और उसके बाद इसके आकार को मापना है कितने इंच का है, तो इसको हम डायगोनल विकर्णवत मापते हैं। ऐसा नहीं कि ऐसे मापते हैं, इसको हम विकर्णवत मापते हैं, डायगोनल मापते हैं। तो मॉनिटर के डिस्प्ले को डायगोनल मापा जाता है, विकर्णवत मापा जाता है। अगला प्रश्न है कि कंट्रोल, शिफ्ट और अल्ट को क्या कहा जाता है। ये जो तीनों कीज़ हैं इनको मॉडिफायर कीज़ कहा जाता है। तो याद रखिएगा मॉडिफायर कीज़ कौन कौन सी हैं, तो कंट्रोल, अल्ट और शिफ्ट, या इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हैं SAC, ठीक है, शिफ्ट, अल्ट और कंट्रोल, या इससे भी याद रख सकते हैं कैश के तरीके से भी। तो कंट्रोल, अल्ट और शिफ्ट को क्या कहा जाता है, मॉडिफायर की कहा जाता है, CASM, यानी कंट्रोल अल्ट शिफ्ट को मॉडिफायर की कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाइन प्रिंटर 1 मिनट में चिन्ह छापता है, कितने चिन्ह को प्रिंट करता है। लाइन प्रिंटर क्या करता है, लाइन प्रिंटर 1 मिनट में 200 से 2000 कैरेक्टर को प्रिंट करता है। अगला प्रश्न है LCD का पूर्ण रूप क्या होता है। LCD का पूर्ण रूप होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले होता है। याद रखिएगा LCD का पूर्ण रूप क्या होता है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले होता है। और लाइन प्रिंटर 1 मिनट में कितना चिन्ह छापता है, कितना कैरेक्टर छापता है, 200 से 2000 कैरेक्टर को प्रिंट करता है, ये याद रखिएगा। और कंट्रोल, अल्ट, शिफ्ट ये सभी क्या है, मॉडिफायर कीज़ हैं। माउस क्या है, पॉइंटिंग डिवाइस है। तो बार बार क्वेश्चन को अच्छे से रिवाइज करिए ताकि इसी वीडियो में याद भी हो जाए। आप वीडियो को पॉज करके और थोड़ा सा चिंतन मनन करिए कि हमने कौन कौन सा पीछे क्वेश्चन पढ़ा है, और उसके बाद आप आगे देखिए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। मेमोरी वाले सेगमेंट से कौन कौन से प्रश्न बनते हैं इसको भी हम लोग कवर करेंगे। सबसे पहला पॉइंट है कि मेमोरी टर्म का प्रयोग कंप्यूटर में डेटा, प्रोग्राम और अनुदेशों को अस्थायी या अस्थायी तौर पर स्टोरेज करने के लिए किया जाता है। अच्छा, मेमोरी का प्रयोग ही क्यों किया जाता है, किसी चीज़ को स्टोर करने के लिए।
किसी चीज़ को स्टोर करने के लिए मेमोरी का यूज़ किया जाता है, वही कह रहा है कि मेमोरी टर्म का प्रयोग कंप्यूटर में डेटा, प्रोग्राम और इंस्ट्रक्शन को अस्थायी यानी परमानेंट या टेम्पोररी तौर पर स्टोर करने के लिए मेमोरी का यूज़ किया जाता है। अच्छा, मेमोरी की बात करें तो सबसे पहले यहाँ पर देख लेते हैं जो एक बिट होता है, ठीक है, एक बाइट होता है या 8 बिट के बराबर होता है। एक बाइट 8 बिट के बराबर होता है, इसको आप इस पॉइंट को याद रखिएगा। अगर निबल की बात करें, एक निबल 4 बिट के बराबर होता है और 1 किलोबाइट 1000 बाइट के इक्वल होता है। 1 MB यानी 1 मेगाबाइट 1024 KB के बराबर होता है, किलोबाइट के। 1 GB की बात करें, 1 गीगाबाइट या 1024 MB के बराबर होता है। और 1 TB यानी टेराबाइट यह 1024 GB के बराबर होता है। और 1 PB अगर पूछे पेटाबाइट तो यह 1024 TB के इज इक्वल टू होता है। तो इस ग्राफ को आप याद रखिएगा, ये यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है, इसको हमने एक साथ रख दिया है। तो 1 बाइट 8 बिट के बराबर होता है। 1 निबल इज इक्वल टू 4 बिट। 1 KB इज इक्वल टू 1024 के, ठीक है भी। और 1 MB इज इक्वल टू क्या होता है, 1024 KB। 1 GB में 1024 MB और 1 TB में 1024 GB और 1 PB में 1024 TB होता है। चलिए मेमोरी की बात करें। मेमोरी को दो भागों में डिवाइड किया गया है। मेमोरी को दो भागों में डिवाइड किया गया है, कौन कौन सी? एक होती है प्राइमरी मेमोरी और दूसरी होती है सेकेंडरी मेमोरी, यानी प्राथमिक, जिसको मुख्य मेमोरी कहते हैं। प्राथमिक मेमोरी का मतलब क्या होता है? मुख्य मेमोरी, यानी मेन मेमोरी इसको कहते हैं। सेकेंडरी में क्या होता है? यह द्वितीयक मेमोरी होती है। और अगर बात करें, पहले मेमोरी को दो भागों में डिवाइड किया गया है, एक प्राइमरी दूसरा सेकेंडरी। और अगर प्राइमरी की बात करें तो प्राइमरी को भी दो भागों में डिवाइड किया गया है, कौन कौन सा? एक होता है नॉन वोलेटाइल और एक होता है वोलेटाइल, यानी अस्थाई मेमोरी, और एक होती है अस्थाई मेमोरी। अब बात करते हैं नॉन वोलेटाइल मेमोरी की, यानी अस्थाई मेमोरी की। तो अस्थाई मेमोरी में रोम आता है, पी रोम आता है, ईपी रोम आता है और ई प्रोम आता है। यानी आप कह सकते हैं कि अस्थाई मेमोरी में रोम आता है, यानी नॉन वोलेटाइल में रोम आता है। अब इसके कई सबमरीन हैं, जैसे पी रोम, ईपी रोम और ई प्रोम हो गए। अगर अस्थाई की बात करें यानी वोलेटाइल की बात करें तो इसमें रैम आता है और कैश मेमोरी, यानी रैम और कैश मेमोरी ये सभी क्या है? अस्थाई मेमोरी हैं, जिसको वोलेटाइल मेमोरी भी कहा जाता है। बात करें सेकेंडरी स्टोरेज की, इसमें HDD हार्ड डिस्क ड्राइव, DVD डिजिटल वर्सटाइल डिस्क होता है, हार्ड डिस्क होता है, CD रोम होता है, मैग्नेटिक टेप, फ्लॉपी डिस्क, पेन ड्राइव, फ्लैश मेमोरी और USB। ये सभी सेकेंडरी स्टोरेज में आते हैं। अब बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण पूर्ण रूप है, इसको आप याद रखिएगा। देखिए ये चीज़ आप याद रखिए, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। अगर आपसे कहे कि रैम क्या है, तो रैम एक प्राइमरी मेमोरी में आता है और यह रैम क्या है? अस्थाई है। लेकिन अगर रोम पूछे, रोम क्या है? अस्थाई है। और सेकेंडरी स्टोरेज की बात करें, जैसे HDD, आपके पास DVD हो गया, कैसेट हो गई, और ये सभी पेन ड्राइव हो गए, फ्लैश मेमोरी हो गई, हार्ड डिस्क ड्राइव, ये सभी सेकेंडरी स्टोरेज में आते हैं। तो इस पॉइंट को आप अच्छे से याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। आगे जो महत्वपूर्ण पूर्ण रूप है इसको देखते हैं एक नज़र में। सबसे पहला पॉइंट है रैम। रैम का पूर्ण रूप क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। क्या होता है? रैम का पूर्ण रूप रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। रोम का पूर्ण रूप होता है रीड ओनली मेमोरी। ईपी रोम की बात करें तो अभी रोम के बारे में हमने पढ़ा है कि रीड ओनली मेमोरी होता है, तो यहाँ तक तो वही चीज़ें हैं, लेकिन ईपी इसमें जुड़ गया। ईपी का मतलब हो जाता है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी हो जाएगा। क्या होता है? इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। अब अगर ई प्रोम की बात करें, जिसको फ्लैश मेमोरी भी कहा जाता है, इसमें प्रोम के बारे में हमने पढ़ लिया है कि प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होता है, और इसमें डबल ईपी आपको याद रखना है, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। देखिए यहाँ से जो पूर्ण हम करवा रहे हैं, ये एग्ज़ाम में
या प्रैक्टिस सेट में आपको जरूर देखने को मिलेगा, तो इसको आप बहुत अच्छे से देखिए ध्यान से। नेक्स्ट बात करते हैं CDRW की। तो कंपैक्ट डिस्क रीराइटेबल होता है। क्या होता है? कंपैक्ट डिस्क रीराइटेबल होता है। CDRW यानी कंपैक्ट डिस्क रीराइटेबल होता है। नेक्स्ट बात करते हैं DVD का। तो डिजिटल वर्सटाइल डिस्क होता है। अभी हमने ऊपर डिस्कस किया है कि HDD का अगर पूर्ण पूछे तो हार्ड डिस्क ड्राइव होता है, DVD का पूछे तो डिजिटल वर्सटाइल डिस्क होता है। चलिए USB का अगर पूर्ण पूछे तो USB का होता है यूनिवर्सल सीरियल बस होता है। क्या होता है? यूनिवर्सल सीरियल बस। और है वार्म का क्या होता है? राइट वंस रीड मेनी। क्या होता है? राइट वंस रीड मेनी वार्म का पूर्ण रूप होता है। बात करेंगे अगर BCD की तो क्या होता है? बाइनरी कोडेड डेसिमल होता है। क्या होता है? बाइनरी कोडेड डेसिमल। बाइनरी कोडेड डेसिमल BCD का पूर्ण रूप होता है। नेक्स्ट बात करते हैं SSHD। तो SSHD का मतलब होता है सॉलिड स्टेट हाइब्रिड ड्राइव होता है। अच्छा, एक चीज़ और याद रखिएगा, अगर SSD का पूर्ण रूप पूछे तो सॉलिड स्टेट ड्राइव आपको बताना है, और इसी में अगर HD जुड़ जाए, H जुड़ जाए तो सॉलिड स्टेट हाइब्रिड ड्राइव हो जाता है। बस अंतर इतना सा है। चलिए नेक्स्ट वाला देखिए, यहाँ पर लिखा भी है SSD। SSD का पूर्ण रूप क्या होता है? सॉलिड स्टेट ड्राइव होता है। क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। HDD की बात करें तो यह हार्ड डिस्क ड्राइव है, इसका पूर्ण रूप। BCR की बात करें तो ब्रेक पॉइंट क्लस्टर रीजन होता है। क्या होता है? ब्रेक पॉइंट क्लस्टर रीजन होता है। जो BCR पहले गांव में लगता था ना, तो इसका पूर्ण रूप क्या है? तो ब्रेक पॉइंट क्लस्टर रीजन BCR का पूर्ण रूप होता है। BCR का पूर्ण रूप ब्रेक पॉइंट क्लस्टर रीजन। IC की बात करें, इंटीग्रेटेड सर्किट इसका पूर्ण रूप होता है। क्या होता है? इंटीग्रेटेड सर्किट होता है। और FTPS की बात करें तो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर होता है। FTP का मतलब क्या होता है? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, लेकिन इसमें यस जुड़ जाता है तो यह सिक्योर हो जाता है। CDR की बात करें तो कंपैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल होता है। क्या होता है? कंपैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल होता है। DMA की बात करें तो डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस होता है। कई बार पूछा गया एग्जाम में। DMA का पूर्ण क्या होता है? डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस होता है। EDO की बात करें तो एक्सटेंडेड डाटा आउटपुट होता है। क्या होता है? एक्सटेंडेड डेटा आउटपुट। EDO का पूर्ण रूप होता है एक्सटेंडेड डेटा आउटपुट। नेक्स्ट बात करते हैं, देखिए यहाँ पर हम लोग का टॉपिक कंप्लीट हो चुका है, और इसमें जो अगर बात करें कुछ नए सेगमेंट की, जैसे आपको क्या अच्छे से याद रखना है, जैसे SSHD हो गया। क्या हो गया? SSHD यानी सॉलिड स्टेट हाइब्रिड ड्राइव। BCR आपको याद रखना है ब्रेक पॉइंट क्लस्टर रीजन। ये दोनों आपके लिए नए हो सकते हैं, तो ये पूरी लिस्ट को आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। चलते हैं अगले पॉइंट पर। अब इम्पॉर्टेंट प्रश्नों का कलेक्शन किया गया है और बिल्कुल पेशेंस के साथ आपको देखना है। चलिए, सबसे पहला प्रश्न है करा कि जब प्रोसेसर प्रोग्रामों और डेटा को यूज कर रहा होता है, जब प्रोसेसर प्रोग्रामों और डेटा को यूज कर रहा होता है, तब उसे कहाँ रखा जाता है? उसे मेन मेमोरी में रखा जाता है। यानी कंटिन्यू वर्क हो रहा है, यानी प्रेजेंट टाइम की बात कर रहा है। यानी प्रोसेसर प्रोग्रामों और डेटा को यूज कर रहा है, वर्तमान में अभी कंटिन्यू है वर्क। तो इस समय जब वह कंटिन्यू कोई चीज़ें रहेगी तो वह मेन मेमोरी में ही रहेंगी। तो इस पॉइंट को आपको याद रखना है। जब प्रोसेसर प्रोग्रामों और डेटा को यूज कर रहा होता है, तब उसे कहाँ रखा जाता है? मेन मेमोरी में रखा जाता है। दूसरा क्वेश्चन है कि एक डिवाइस को डेटा और इंस्ट्रक्शन लोकेट करने और उन्हें CPU को उपलब्ध कराने में लगा समय क्या कहलाता है? तो एक डिवाइस है, इसको डेटा और इंस्ट्रक्शन को लोकेट करने और उन्हें CPU को उपलब्ध कराने में जो समय लगता है उसे हम एक्सेस टाइम कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्सेस टाइम उसे कहा जाता है। यानी एक डिवाइस है जिसको डेटा और इंस्ट्रक्शन को लोकेट करने और CPU को वह डेटा और लोकेशन उपलब्ध कराने में जो टाइम लगता है उसे हम एक्सेस टाइम कहते हैं। तीसरा क्वेश्चन है कि DRAM का लाभ क्या है? अच्छा, DRAM का लाभ क्या है? यह SRAM से सस्ता है। DRAM जो D है यानी डायनेमिक, यहाँ पर डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी,
और एस रैम का पूर्ण जो होता है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। चौथा प्रश्न है कि एस रैम डी रैम से तेज है। जो एस रैम है यह डी रैम से तेज है, इसलिए एस रैम को रिफ्रेश करने की ज़रूरत नहीं होती है। देखिए यहीं पर दो क्वेश्चन बन जाता है। जो एस रैम है यह डी रैम से तेज होती है, स्टैटिक रैम जो डायनेमिक रैम से तेज होती है, इसलिए एस रैम को रिफ्रेश करने की ज़रूरत नहीं होती है और डी रैम को रिफ्रेश करने की ज़रूरत होती है, क्योंकि यह डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है। स्टैटिक में इसको ज़रूरत होता ही नहीं रिफ्रेश करने की, तो इसीलिए यह तेज होती है। अगला प्रश्न है रैम वोलाटाइल मेमोरी है। क्या है? रैम वोलाटाइल मेमोरी है और इसमें डेटा बनाए रखने के लिए लगातार पावर की सप्लाई ज़रूरी होती है। पावर ऑफ होते ही डेटा इसमें नष्ट हो जाता है। तो पूछता है कि पावर की सप्लाई ऑफ होते ही डेटा किस मेमोरी में नष्ट हो जाता है? तो यह रैम वाली। ठीक है, अगर आप कोई वर्क कर रहे हैं और यह तब तक आपको सीन करेगा, ठीक है, जब तक कि पावर ऑन रहेगा, और जैसी पावर ऑफ होगा तुरंत यहाँ से डेटा नष्ट हो जाएगा। तो वही कह रहा है कि रैम वोलेटाइल मेमोरी है, इसमें डेटा बनाए रखने के लिए लगातार पावर सप्लाई की ज़रूरत होती है। पावर ऑफ होते ही डेटा नष्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर की मुख्य स्मृति को क्या कहा जाता है? तो कंप्यूटर की जो मेन मेमोरी होती है इसको कहा जाता है रैम। क्या कहते हैं भैया? कंप्यूटर की जो मेन मेमोरी होती है इसे रैम कहते हैं। यह इंटरनल मेमोरी है। रैम कितने नहीं मोबाइल वगैरह लेते हैं या लैपटॉप लेते हैं तो उसमें रहता ना कितने रैम है, इसमें 4 GB रैम है या 8 GB रैम है, जो भी रहता है। ठीक है, तो कंप्यूटर की जो मुख्य स्मृति, मुख्य मेमोरी कहा जाता है, मेन मेमोरी, वह रैम को कहा जाता है। यह इंटरनल मेमोरी होती है। अगला प्रश्न है कि सेकेंडरी मेमोरी की बात करें, सेकेंडरी मेमोरी को और अन्य किस नाम से जानते हैं? तो सेकेंडरी मेमोरी को अन्य नाम से जानते हैं, वह है एक्सटर्नल मेमोरी। यानी अगर आपके पास जैसे मान के चलिए यही लैपटॉप है, ठीक है, लैपटॉप में जैसे जो मेमोरी दी जाती है वह फुल हो गई, तो अलग से आप हार्ड डिस्क वगैरह में अपने डेटा को रख सकते हैं, पेन ड्राइव में रख सकते हैं। तो ये सभी क्या है? एक्सटर्नल मेमोरी हो गई, यानी उसके अलावा। तो सेकेंडरी मेमोरी को और किस नाम से जानते हैं? एक्सटर्नल मेमोरी के नाम से जानते हैं। ठीक है, एक्सटर्नल। नेक्स्ट है रोम। रोम को रोम क्या है? परमानेंट मेमोरी है। क्या है? रोम क्या है? परमानेंट मेमोरी है। नेक्स्ट है सबसे तेज मेमोरी है कौन सी मेमोरी? कैश मेमोरी। कैश मेमोरी जो होती है सबसे तेज मेमोरी है। नेक्स्ट बात करें रजिस्टर उच्च गति स्मृति तत्व है जो स्थिर है, किसमें है? तो रजिस्टर सीपीयू में होते हैं। किस में होते हैं? रजिस्टर सीपीयू में होते हैं, याद रखना है। सीपीयू में क्या होता है? सीपीयू में रजिस्टर होता है। या रजिस्टर कहाँ होता है? रजिस्टर सीपीयू में होता है। नेक्स्ट है रोम में स्टोर किए गए प्रोग्राम क्या कहलाते हैं? अच्छा, रोम में जो भी प्रोग्राम स्टोर किया जाता है वह फर्मवेयर कहलाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार यह प्रश्न पूछा जा चुका है। वैसे तो हर एक प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको एक एक प्रश्न अच्छे से याद रखना है, क्योंकि एक एक नंबर का जो आप वैल्यू आप समझ सकते हैं। तो रजिस्टर उच्च गति स्मृति तत्व है जो स्थिर होती है सीपीयू में, और रोम में स्टोर किए गए प्रोग्राम क्या कहलाते हैं? फर्मवेयर कहलाते हैं। अगला प्रश्न है किसमें पावर सप्लाई ऑफ होने पर भी कंटेंट नष्ट नहीं होते हैं? तो यह रोम में ऐसा होता है। रोम में पावर सप्लाई होने के बाद भी कंटेंट नष्ट नहीं होते हैं। कंप्यूटर में इनबिल्ट मेमोरी कौन सी होती है? रोम ही इनबिल्ट मेमोरी होती है। कंप्यूटर में इनबिल्ट मेमोरी कई बार एग्जाम में पूछा है। कंप्यूटर में इनबिल्ट मेमोरी कौन सी होती है? यह रोम होती है। अच्छा, अगर इसको ट्रिक से करवाएं ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो, तो इनबिल्ट को आप ऐसे याद रखिएगा, इन बोल्ट याद रखिए, इन बोल्ट। और इन बोल्ट में देखेंगे ओ आ रहा है और रोम में भी ओ आ रहा है, तो बस इनबिल्ट मेमोरी या इनबोल्ट मेमोरी रोम होती है। आशा करता हूँ अब कन्फ्यूज़न नहीं होगा कभी भी क्वेश्चन आ जाए। तो कंप्यूटर में इनबिल्ट मेमोरी कौन सी होती है? रोम होती है।
और देखिए जो 12 नंबर क्वेश्चन है, करा कि किसमें पावर सप्लाई ऑफ होने पर भी कंटेंट नष्ट नहीं होते हैं। यह रोम में होते हैं क्योंकि यह इनबिल्ट मेमोरी होती है। और रैम में क्या होता है, जब तक पावर की सप्लाई होती है तभी तक कंटेंट रहता है, और जैसे पावर सप्लाई बंद होती है उसके बाद कंटेंट नष्ट हो जाते हैं। तो ये अंतर को आप समझिएगा। नेक्स्ट है, किसे यूवी यानी अल्ट्रा वायलेट रोशनी में रखकर मिटाया जा सकता है। ईपीरोम को यूवी रोशनी में रखकर मिटाया जा सकता है। उसके जो डेटा हैं, डेटा को यूवी रोशनी में रखकर मिटाया जा सकता है, यानी इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होता है। फ्लैश मेमोरी एक विशिष्ट प्रकार का है, ईईप्रोम है। क्या है? फ्लैश मेमोरी एक विशिष्ट प्रकार का ईईप्रोम है। इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी है। यह पूर्ण रूप कई बार पूछा जा चुका है, तो आप इसको दिमाग में अच्छे से बैठा लीजिए। अगला प्रश्न है, लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस क्या है? लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस के सिद्धांत पर काम करता है, तो कौन काम करता है? तो यह कैश मेमोरी काम करता है। लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस पर, ठीक है, लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस के सिद्धांत पर कौन सी मेमोरी काम करती है? तो कैश मेमोरी काम करती है। कैश मेमोरी किसके बीच क्रिया करती है? तो यह सीपीयू और रैम के बीच कैश मेमोरी काम करती है। याद रखिएगा, कैश मेमोरी किसके बीच काम करती है? या सीपीयू और रैम के बीच कैश मेमोरी काम करती है। नेक्स्ट वन है कि फ्लैश ड्राइव एक प्रकार का क्या है? फ्लैश ड्राइव एक प्रकार का ईईप्रोम है। फ्लैश ड्राइव एक प्रकार का ईईप्रोम है, यानी इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी है। अगला प्रश्न है, सबसे कम एक्सेस टाइम होता है किसका होता है? तो सबसे कम एक्सेस टाइम कैश मेमोरी का होता है। याद रखिएगा, सबसे कम एक्सेस टाइम कैश मेमोरी का होता है। सबसे कम एक्सेस टाइम। एक एसडी डिस्क में डेटा को स्टोर कर सकता है। एक एसडी डिस्क में डेटा कितना स्टोर कर सकता है? तो यह 17 GB। याद रखिएगा, एक एसडी कोई डिस्क है मान के चलिए, या कोई एसडी डिस्क है, ठीक है। यह डेटा को कितना स्टोर कर सकता है? 17 GB तक स्टोर कर सकता है। ये पॉइंट याद रखिएगा, आपको डायरेक्ट ऑप्शन में मिलेगा, 17 GB पर ही आपको टिक करना है। एक एसडी डिस्क में डेटा संग्रहित कर सकता है 17 GB। अगला प्रश्न है, इंटरनल स्टोरेज डिवाइस है, तो इंटरनल स्टोरेज डिवाइस हार्ड डिस्क है। क्या है? इंटरनल स्टोरेज डिवाइस हार्ड डिस्क है। किसमें सबसे अधिक भंडारण होता है? तो हार्ड ड्राइव में सबसे अधिक भंडारण किया जाता है। हार्ड ड्राइव में सबसे अधिक भंडारण किया जाता है। अगर इंटरनल स्टोरेज की बात करें तो हार्ड डिस्क, ठीक है। किसमें सबसे अधिक भंडारण होता है? हार्ड ड्राइव में सबसे अधिक भंडारण होता है। अगला प्रश्न है, डिस्क एक्सेस टाइम क्या है? तो सीक टाइम प्लस लेटेंसी टाइम को डिस्क एक्सेस टाइम कहा जाता है। डिस्क एक्सेस टाइम क्या है? तो या सीक टाइम प्लस लेटेंसी टाइम को क्या कहा जाता है? डिस्क एक्सेस टाइम कहा जाता है। नेक्स्ट है, अच्छा जो 23 नंबर क्वेश्चन है ना, ये कई बार टेस्ट में मिला है क्वेश्चन, डिस्क एक्सेस टाइम, ठीक है, प्रैक्टिस सेट वगैरह में। सीक टाइम प्लस लेटेंसी टाइम। चौथा क्वेश्चन है, एचडी वीडियो की रिकॉर्डिंग, रीराइट, प्लेबैक को समझ करने के लिए कौन सी ऑप्टिकल स्टोरेज प्रारूप विकसित किया गया? तो ब्लू रे डिस्क विकसित किया गया। एचडी वीडियो की रिकॉर्डिंग, रीराइट, प्लेबैक को सक्षम करने के लिए कौन सी ऑप्टिकल स्टोरेज को विकसित किया गया? तो विकसित किया गया ब्लू रे डिस्क को विकसित किया गया। अगला प्रश्न है, अगला क्वेश्चन है कि इंडेक्स होल संबंधित है या किससे संबंधित है? फ्लॉपी डिस्क से संबंधित है। इंडेक्स होल संबंधित है, किससे संबंधित है? यह फ्लॉपी डिस्क से संबंधित है। कौन? इंडेक्स होल। नेक्स्ट है, प्लेटर नामक वृत्ताकार डिस्क की श्रृंखला से बनी होती है, क्या बनी होती? HDD यानी हार्ड डिस्क ड्राइव। जो हार्ड डिस्क ड्राइव होती है प्लेटर नामक वृत्ताकार डिस्क की श्रृंखला से बनी होती है। कौन बनी होती है? HDD यानी हार्ड डिस्क ड्राइव बनी होती है। अच्छा एक चीज़ और याद रखिएगा, जो 25 नंबर क्वेश्चन है,
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंडेक्स होल किससे संबंधित है? तो यह फ्लॉपी डिस्क से संबंधित है। क्या है? इंडेक्स होल किससे संबंधित है? फ्लॉपी डिस्क से संबंधित है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि डेटा को बनाए रखने के लिए किस मेमोरी को लगातार रिफ्रेश किया जाना चाहिए? तो भाई लगातार रिफ्रेश करने की बात कर रहा है, यानी डायनेमिक की बात कर रहा है, यानी डी रैम की बात कर रहा है। और लगातार रिफ्रेश करने की ज़रूरत डी रैम को ही होती है, एस रैम को नहीं होती है। एस रैम तो भैया एक जगह पड़ा रहता है। तो स्टैटिक रैम ऐसे याद रखिएगा। और लगातार रिफ्रेश करने की ज़रूरत यानी डायनेमिक रैम की बात कर रहा है, यानी डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी की बात कर रहा है। 28 नंबर क्वेश्चन है, जीमेल कितना फ्री स्टोरेज प्रदान करता है? तो जीमेल 15 GB फ्री स्टोरेज प्रदान करता है। क्या करता है? जीमेल 15 GB फ्री स्टोरेज प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन है, ब्लॉक डिवाइस कौन सा है? तो CD रोम, फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, ये सभी क्या है? ब्लॉक डिवाइस है। याद रखिएगा, CD रोम, फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, ये सभी क्या है? ब्लॉक डिवाइस के उदाहरण हैं। बात करें ऑफिस के कामों में प्रयोग किए जाने वाले स्टैंडर्ड लैपटॉप में रैम के आकार की रेंज क्या होती है? तो रैम के आकार की रेंज जो होती है 4 GB से लेकर 16 GB इसके रैम की आकार होती है। तो ऑफिस के कामों में प्रयोग किए जाने वाले स्टैंडर्ड लैपटॉप में रैम के आकार की रेंज कितनी होती है? 4 GB से लेकर 16 GB तक इसकी क्षमता होती है, यानी रैम इतने की होती है। 31 नंबर क्वेश्चन है, कंप्यूटर में स्टोरेज माध्यम की क्षमता की यूनिट क्या है? तो कंप्यूटर में जो स्टोरेज माध्यम होता है, इसकी क्षमता किस में मापी जाती है? इसकी यूनिट कौन सी है? तो यह होती है बाइट। तो कंप्यूटर में स्टोरेज माध्यम की क्षमता की यूनिट क्या है? बाइट है। अगला प्रश्न है, अस्थायी रूप से संग्रहित डेटा के लिए उपयोग किए जाने वाले के लिए एक शब्द क्या है? तो अस्थायी रूप से संग्रहित डेटा के लिए उपयोग किए जाने वाले के लिए एक शब्द है कैश डेटा है। याद रखिए क्या है? कैश डेटा है। 33 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि CD रोम है। तो CD रोम क्या है? हार्डवेयर है। CD रोम क्या है? यह हार्डवेयर है। याद रखिएगा, 33 नंबर क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट वन है 34 नंबर। 34 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि CD रोम को ऑप्टिकल डिस्क से दर्शाया जाता है। CD रोम को किससे दर्शाया जाता है? यह ऑप्टिकल डिस्क से दर्शाया जाता है। और CD रोम क्या है? यह हार्डवेयर है। तो CD रोम को भी याद रखिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। CD रोम क्या है? तो यह हार्डवेयर है और CD रोम को ऑप्टिकल डिस्क से दर्शाया जाता है। नेक्स्ट है 35 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि वर्चुअल मेमोरी का आकार किस पर निर्भर करता है? तो वर्चुअल मेमोरी का आकार डिस्क स्पेस पर निर्भर करता है। याद रखिएगा, वर्चुअल मेमोरी का आकार किस पर निर्भर करता है? डिस्क स्पेस पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? डिस्क स्पेस पर वर्चुअल मेमोरी का आकार निर्भर करता है। अगर क्वेश्चन पूछे, वन लाइनर फॉर्मेट में पूछे या तो कथन टाइप में देके पूछे, कहेगा कि इनमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है, तो वर्चुअल मेमोरी का आकार किस पर डिपेंड करता है? यह डिस्क के स्पेस पर ही निर्भर करता है। इस क्वेश्चन पर हम इसलिए ज़्यादा प्रभावशील कर रहे हैं क्योंकि यह क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। फ्लैश क्या है? फ्लैश एक रैम है। फ्लैश क्या है? एक रैम है। नेक्स्ट है UTR की बात करें तो UTR का पूर्व क्या होता है? यूनिक ट्रांजैक्शन रेफरेंस। आप लोग के लिए होमवर्क है, बताना है कि UTR कितने अंक का होता है। ठीक है, UTR कितने अंक का होता है आपको बताना है। इसका आंसर क्या होगा? UTR कितने अंक का होता है? चलिए नेक्स्ट है HDMI टाइप ए कनेक्टर में पिनों की संख्या कितनी होती है? HDMI टाइप ए कनेक्टर में पिनों की संख्या 19 होती है। याद रखिएगा, HDMI टाइप में ए में कनेक्टर पिनों की संख्या, इसमें टाइप ए की बात कर रहा है, टाइप ए की बात कर रहा है, इसमें कनेक्टर पिनों की संख्या 19 होती है। नेक्स्ट है, किसी छवि को डिजिटलीकृत करके टेलीफोन लाइन पर इमेज और टेक्स्ट को सेंड और रिसीव जो है किसके द्वारा कर सकते हैं? या फैक्स मशीन के द्वारा कर सकते हैं। यानी कोई इमेज है, उसको डिजिटलीकृत करके टेलीफोन लाइन पर इमेज और टेक्स्ट को सेंड और रिसीव करने को क्या कहा जाता है? फैक्स मशीन के द्वारा कर सकते हैं। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या होगा? फैक्स मशीन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर मॉनिटर का अन्य नाम क्या है। तो कंप्यूटर मॉनिटर का अन्य नाम होता है वीडीयू होता है। क्या होता है? वीडीयू यानी वीडियो डिस्प्ले यूनिट होता है। अब यहाँ से हम महत्वपूर्ण फुल फॉर्म को एक नज़र देखेंगे ताकि यहाँ से फुल फॉर्म से क्वेश्चन बने तो आप डेफिनेटली यहाँ से क्वेश्चन कर पाएँ। पहला क्वेश्चन है कि वीडियो का पूर्ण रूप क्या होता है। तो वीडियो डिस्प्ले यूनिट होता है। क्या होता है? वीडियो डिस्प्ले यूनिट यानी वीडीयू का पूर्ण रूप होता है। अगला है वीडीटी यानी वीडीटी का पूर्ण रूप क्या होता है? वीडियो डिस्प्ले टर्मिनल होता है। क्या होता है? वीडियो डिस्प्ले टर्मिनल होता है। अगला क्वेश्चन है सीआरटी। सीआरटी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। कैथोड रे ट्यूब होता है। क्या होता है? कैथोड रे ट्यूब सीआरटी का पूर्ण रूप होता है। नेक्स्ट वन है कि एलसीडी जिसको कहते हैं, जिसका पूर्ण रूप अभी ऊपर हमने भी देखा है, एलसीडी का पूर्ण रूप होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले होता है। क्या होता है? लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले एलसीडी का पूर्ण रूप होता है। HDMI अभी हमने पढ़ा है ऊपर कि HDMI पिन कनेक्टर में टाइप ए के पिनों की संख्या कितनी होती है? 19 होती है। तो इसमें कह रहा है कि HDMI का पूर्ण रूप क्या होता है? हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस होता है। क्या होता है? हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस HDMI का पूर्ण रूप होता है। नेक्स्ट है VGA की बात करें तो यह वीडियो ग्राफिक्स अरे होता है। क्या होता है? वीडियो ग्राफिक्स अरे VGA का पूर्ण रूप होता है। अगर एलईडी की बात करें तो लाइट एमिटिंग डायोड होता है। क्या होता है? एलईडी की बात करें तो लाइट एमिटिंग डायोड एलईडी का पूर्ण रूप होता है। अच्छा, इसका एडवांस फॉर्म जो है या QLED है। क्या है? एडवांस फॉर्म QLED है यानी क्वांटम डॉट लाइट एमिटिंग डायोड है। क्या है? क्वांटम डॉट लाइट एमिटिंग डायोड यानी QLED का पूर्ण रूप होता है। PC-80 की बात करें तो PC का होता है पर्सनल कंप्यूटर एडवांस टेक्नोलॉजी होता है। PC-80 की बात करें तो क्या होता है? पर्सनल कंप्यूटर एडवांस टेक्नोलॉजी होता है। PC-80X की बात करें तो पर्सनल कंप्यूटर एडवांस टेक्नोलॉजी एक्सटेंडेड होता है। क्या होता है? पर्सनल कंप्यूटर एडवांस टेक्नोलॉजी एक्सटेंडेड होता है। CRM की बात करें तो CRM का पूर्ण रूप क्या होता है? तो यह कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट होता है। कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। नेक्स्ट है API का पूर्ण रूप क्या होता है? एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस होता है। एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस API का पूर्ण रूप होता है। GIS की बात करें तो जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम GIS का पूर्ण रूप होता है। अच्छा, APK कई बार पूछा गया है। APK का पूर्ण रूप क्या होता है? एंड्रॉयड एप्लीकेशन पैकेज होता है APK का पूर्ण रूप। नेक्स्ट बात करते हैं, देखिए किसे आधुनिक कंप्यूटर का जनक माना जाता है। तो चार्ल्स बेबेज को माना जाता है। इंपॉर्टेंट है और देखिए भले आसान क्वेश्चन है लेकिन कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है तो आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो किसे आधुनिक कंप्यूटर का जनक कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, कंप्यूटर में यूजर को क्या कहा जाता है। कंप्यूटर में यूजर को ह्यूमन वेयर कहा जाता है। कंप्यूटर में यूजर को ह्यूमन वेयर कहा जाता है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में प्रयोग होने वाली आईसी जिसका पूर्ण रूप है इंटीग्रेटेड सर्किट चिप किसकी बनी होती है। तो यह सिलिकॉन की बनी होती है। चलिए अब कंप्यूटर की विशेषताओं को हम लोग देखेंगे। कंप्यूटर की विशेषताएं क्या है, इसके फीचर क्या है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। चलिए यहाँ पर कंप्यूटर की विशेषताएं क्या है, स्पेशल फीचर ऑफ कंप्यूटर। तो इसकी सबसे बड़ी विशेषता क्या है? इसकी गति यानी स्पीड। कंप्यूटर की स्पीड बहुत अधिक होती है तो इसकी सबसे बड़ी विशेषता यही है। दूसरा है एक्यूरेसी। कंप्यूटर क्या करता है? कोई भी चीज़ शुद्धता के साथ कार्य करता है। जैसे आपने कैलकुलेशन के लिए कोई चीज़ दिया तो वह कैलकुलेटिंग बहुत ज़बरदस्त तरीके से करता है, गलती नहीं करता है। डिलीजेंस की बात करें, निरंतरता, इसमें कोई भी काम करने की निरंतरता होती है या इसमें थकान नहीं होता है। ठीक है, कंप्यूटर कभी थकता नहीं है, लगातार काम करते रहता है। वर्सटिलिटी की बात करें यानी विविधता या डिफरेंट टाइप के एक साथ काम करता है। जैसे मान के चलिए आप अगर टाइपिंग कर रहे हैं, सिंपल से एग्जांपल लेके चलते हैं, अगर टाइपिंग कर रहे हैं और टाइपिंग करते समय आप क्या करते हैं, उसमें म्यूजिक लगा देते हैं, म्यूजिक सुनते हैं, टाइपिंग करते हैं या कोई और काम करते हैं, मतलब मल्टीपल तरीके से। तो इसमें क्या है? विविधता पाई जाती है, वर्सटिलिटी पाई जाती है। रिलायबिलिटी की बात करें, विश्वसनीयता होती है या हर चीज़ को विश्वसनीय तरीके से करता है। ऑटोमेशन की बात करें, स्वचालित यानी या ऑटोमेशन भी इसमें होता है।
स्टोरेज कैपेसिटी की बात करें, स्टोरेज कैपेसिटी इसमें होती है। तो इसमें तमाम विशेषताएं हैं, इस विशेषताओं को आप याद रखिएगा, क्योंकि विशेषताओं से ये भी पूछता है कि इनमें से कंप्यूटर की कौन सी विशेषता नहीं है। तो इसकी स्पीड, एक्यूरेसी, डिलीजेंस, वर्सटिलिटी, रिलायबिलिटी, ऑटोमेशन, स्टोरेज कैपेसिटी, ये सभी कंप्यूटर की विशेषताएं हैं। चलिए नेक्स्ट है एनालिटिकल इंजन। एनालिटिकल इंजन जिसको कहते हैं वैश्लेषिक इंजन, वो किसने बनाया था? तो चार्ल्स बेबेज ने 1833 में चार्ल्स बेबेज ने बनाया था। 1833 में चार्ल्स बेबेज ने एनालिटिकल इंजन को बनाया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है डिफरेंस इंजन की बात करें। डिफरेंस इंजन की बात करें, इसका आविष्कार 1822 में चार्ल्स बेबेज ने किया था। अच्छा, डिफरेंस इंजन या एनालिटिकल इंजन आविष्कार तो चार्ल्स बेबेज ने ही किया था, बट वर्ष में अंतर है। डिफरेंस इंजन की बात करें तो 1822 में, और एनालिटिकल इंजन की बात करें तो 1833 में इसका आविष्कार किया गया था। अगला प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है, कह रहा है कि कालोसस नामक प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? तो डॉक्टर एलन एम ट्यूरिंग के द्वारा किया गया था। कालोसस नामक प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो डॉक्टर एलन एम ट्यूरिंग के द्वारा किया गया था। एलन एम ट्यूरिंग। अगला प्रश्न है, पास्कल एडिंग मशीन बनाने वाले ब्लेज पास्कल किस देश के थे? तो पास्कल एडिंग मशीन बनाने वाले ब्लेज पास्कल या फ्रांस के थे। कहाँ के थे? फ्रांस के थे। अगला प्रश्न है, पहला यांत्रिक कैलकुलेटर कौन सा था? तो पहला यांत्रिक कैलकुलेटर पास्कलाइन था। कौन था? पहला यांत्रिक कैलकुलेटर पास्कलाइन था। अगला प्रश्न है, वर्ष 1976 में डेवलप सबसे पहले सुपर कंप्यूटर का नाम आपको बताना है। तो वर्ष 1976 में डेवलप सर्वप्रथम सुपर कंप्यूटर क्रे 1 है। कौन है? क्रे 1। वर्ष 1976 में डेवलप सबसे पहला सुपर कंप्यूटर यह क्रे 1 है। आपको वर्ष याद रखना है कब इसका आविष्कार हुआ क्रे 1 का। तो यह क्रे 1 का आविष्कार 1976 में हुआ और सबसे पहला सुपर कंप्यूटर है। तो सबसे पहले सुपर कंप्यूटर का आविष्कार 1976 में हुआ, जिसका नाम है क्रे 1। अगला प्रश्न है कि भारतीय सुपर कंप्यूटर के जनक कौन है? विजय भटकर। भारतीय सुपर कंप्यूटर के जनक कौन है? विजय भटकर भारतीय सुपर कंप्यूटर के जनक हैं। नेक्स्ट वन है कि कह रहा है कि भारत में निर्मित प्रथम सुपर कंप्यूटर परम था। ठीक है, भारत में निर्मित प्रथम सुपर कंप्यूटर परम था और जिसे 1991 में सी डैक द्वारा बनाया गया था। यानी यहाँ पर सी डैक पुणे द्वारा बनाया गया था। भारत में निर्मित प्रथम सुपर कंप्यूटर परम था, जिसे 1991 में सी डैक पुणे के द्वारा बनाया गया था। अगला प्रश्न है कि सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द लंबाई की परास कितनी होती है? तो सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द लंबाई की परास होती है 64 बिट होती है, यानी 64 बिट सुपर कंप्यूटर के लिए जो शब्द की लंबाई की परास होती है, रेंज होती है। अगला क्वेश्चन है कि भारत का पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर HEC-2M भारतीय सांख्यिकी संस्थान कलकत्ता में 1955 में स्थापित किया गया था। अच्छा, अगर पूछे किस वर्ष स्थापित किया गया था, तो 1955 में भारत का पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर HEC-2M भारतीय सांख्यिकी संस्थान कलकत्ता में 1955 में स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न है, डिजिटल घड़ी में किस प्रकार का कंप्यूटर होता है? तो डिजिटल घड़ी में एम्बेडेड कंप्यूटर होता है। याद रखिएगा, डिजिटल घड़ी में एम्बेडेड कंप्यूटर होता है, उसमें समाहित रहता है। डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर काम करता है? तो डिजिटल कंप्यूटर लॉजिकल सिद्धांत पर काम करता है। डिजिटल कंप्यूटर लॉजिकल सिद्धांत पर वर्क करता है। अगला प्रश्न है, लैपटॉप किस प्रकार का कंप्यूटर है? यह माइक्रो कंप्यूटर है। लैपटॉप किस प्रकार का कंप्यूटर है? यह माइक्रो कंप्यूटर है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, पहला संक्रियात्मक इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर कौन सा है? ENIAC है, जिसका आविष्कार 1945 में हुआ और किसके द्वारा हुआ? प्रेस्पर इकर्ट और जॉन W मोचली के द्वारा किया गया। पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा था? ENIAC था और इसका आविष्कार किस वर्ष हुआ? 1945 में हुआ। आविष्कारक की बात करें, प्रेस्पर
एकर्ट और जॉन मोचली हैं। और एनिएक का अगर पूर्ण पूछे तो इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर होता है। तो एनिएक से देखिए 3-4 प्रश्न जो बनते हैं उसको एक साथ हमने कलेक्ट कर लिया है। जैसे एनिएक का पूर्ण रूप क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, पहला क्वेश्चन। दूसरा, एनिएक का आविष्कार किस वर्ष हुआ, 1945 में हुआ, यानी 1945 में। तीसरा प्रश्न, एनिएक का आविष्कार किसने किया, प्रेस्पर, इकर्ट और जॉन मूचली के द्वारा किया गया। चौथा प्रश्न, पहला संक्रियात्मक इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर कौन सा है, यह एनिएक है। तो 4 प्रश्न आप अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, वाणिज्यिक उपयोग के लिए उपलब्ध कराया गया पहला कंप्यूटर कौन सा था। तो वाणिज्यिक उपयोग के लिए उपलब्ध कराया गया पहला वाणिज्यिक कंप्यूटर यूनिवाक था। यह वाणिज्यिक उपयोग की बात कर रहा है, यानी कॉमर्शियल के लिए कह रहा है, तो यूनिवाक था। और इसका पूर्ण हो जाएगा यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर होता है। क्या होता है, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। चलिए अगला प्रश्न है, स्टोर्ड प्रोग्राम की अवधारणा किसने शुरू की थी। स्टोर्ड प्रोग्राम की अवधारणा जॉन वॉन न्यूमैन के द्वारा की गई थी। ये सारे क्वेश्चन जो हम करवा रहे हैं, ये सभी क्वेश्चन यूपी, ठीक है, जो हम सारे क्वेश्चन यहाँ पर करवा रहे हैं, यहाँ कंप्यूटर की जो ई बुक है, कंप्यूटर की ई बुक से करवा रहे हैं। और अभी जो यूपी जीके करवाएंगे वो भी यूपी जीके की ई बुक से करवाएंगे। तो अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को एक बार लाइक जरूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक और एक कमेंट हमें नेक्स्ट वीडियो के लिए मोटिवेट करता है, क्योंकि वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है। अगला प्रश्न है, आईसी चिप सिलिकॉन की बनी होती है। इसका आविष्कार किस वर्ष हुआ, 1959 में हुआ। और किसके द्वारा हुआ, जेएस किल्वी ने इसका आविष्कार किया था। तो आईसी चिप यानी इंटीग्रेटेड चिप या सिलिकॉन की बनी होती है। इसका आविष्कार 1959 में हुआ और जेएस किल्वी ने इसका आविष्कार किया था। नेक्स्ट है पीसीएक्सटी। अभी पूर्ण रूप में हमने पढ़ा है, पीसीएक्सटी का पूर्ण रूप क्या होता है, पर्सनल कंप्यूटर एक्सटेंडेड टेक्नोलॉजी होता है। आस्की ब्लू पैसिफिक आईबीएम द्वारा निर्मित सुपर कंप्यूटर क्या है, एएससीआई ब्लू पैसिफिक क्या है, ब्लू पैसिफिक आईबीएम द्वारा निर्मित सुपर कंप्यूटर है। किसके द्वारा निर्मित है, यह ब्लू पैसिफिक आईबीएम के द्वारा निर्मित सुपर कंप्यूटर है। चलिए आगे चलते हैं, कह रहा है कि एटीएम के बारे में। तो एटीएम के बारे में क्या क्या चीज़ें हैं एक बार देख लेते हैं। एटीएम का पूर्ण रूप होता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन होता है। क्या होता है, ऑटोमेटेड टेलर मशीन एटीएम का पूर्ण रूप होता है। एटीएम का पूर्ण रूप होता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन होता है। अच्छा, कई बार ये भी दिया रहता है ऑटोमेटिक टेलर मशीन, लेकिन अगर ऑप्शन में दोनों चीज़ें दिया रहे तो आपको ऑटोमेटेड पे ही टिक करना है, ये चीज़ याद रखिएगा। एटीएम का प्रयोग पहली बार 27 जून 1967 में उत्तरी लंदन के बार्कलेज बैंक में किया गया था। कब किया गया था, 27 जून 1967 में उत्तरी लंदन के बार्कलेज बैंक में किया गया था। विश्व के पहले एटीएम के आविष्कारक कौन थे, जॉन शेफर्ड बैरन। विश्व के पहले एटीएम के आविष्कारक कौन थे, जॉन शेफर्ड बैरन विश्व के पहले एटीएम के आविष्कारक थे। चलिए अगला प्रश्न है, प्रथम प्रोग्रामर कौन थे। प्रथम प्रोग्रामर लेडी लवलेस। कौन थी, लेडी लवलेस प्रथम प्रोग्रामर थी। चलिए नेक्स्ट है पंच कार्ड। पंच कार्ड का आविष्कार किस वर्ष हुआ, तो 1890 में। पंच कार्ड का आविष्कार 1890 में हुआ। किसके द्वारा हुआ, हरमन होलर्थ के द्वारा पंच कार्ड का आविष्कार किया गया 1890 में। इस चीज़ को याद रखिएगा, हरमन होलर्थ द्वारा 1890 में पंच कार्ड का आविष्कार किया गया था। नेक्स्ट है, प्राचीन समय में गणना के लिए प्रयोग किया जाता था। प्राचीन समय में गणना के लिए किसका प्रयोग करते थे, एबाकस का प्रयोग करते थे, और यह चीन में विकसित किया गया था। फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर की बात करें तो एबाकस ही पहला मैकेनिकल कैलकुलेटर था, यानी पहला यांत्रिक कैलकुलेटर कौन सा था, एबाकस था, चीन में विकसित था। और प्राचीन समय में इसी से गणना की जाती थी। नेक्स्ट है, पैकमैन नामक प्रसिद्ध कंप्यूटर किस काम के लिए बना था। तो पैकमैन नामक कंप्यूटर यह खेल के लिए बना था। किसके लिए, खेल के लिए बनाया गया था। नेक्स्ट है, क्रे क्या है। तो क्रे एक क्या है, क्रे सुपर कंप्यूटर। क्या है, क्रे सुपर कंप्यूटर है, इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि क्रे क्या है। क्रे एक सुपर कंप्यूटर है। नेक्स्ट है, चुंबकीय डिस्क पर
किस पदार्थ की परत होती है? तो चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है? तो आयरन ऑक्साइड की यह परत होती है। चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है? आयरन ऑक्साइड की परत होती है। चुंबकीय डिस्क पर आयरन ऑक्साइड की परत होती है। इसको आप अच्छे से याद रखिएगा, ये कई बार ये भी पूछा गया है प्रश्न। विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर कौन सा था? तो विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर CDC 6600, ठीक है। कौन सा? CDC 6600 विश्व का प्रथम ठीक है, विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर CDC 6600। और भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर की बात करें तो भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर परम 8000, जिसका विकास 1991 में किया गया था। भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर सीडैक के द्वारा। नेक्स्ट है, भारत में विकसित पहला कंप्यूटर सिद्धार्थ था, और यह इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा बनाया गया था, और इसे 16 अगस्त 1986 को बेंगलोर के मुख्य डाकघर में स्थापित किया गया था। इस क्वेश्चन को आप हल्के मत लीजिएगा, एक क्वेश्चन यहाँ से जो हम ऊपर से करवा रहे हैं, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपसे डेफिनेटली क्वेश्चन कई बार एग्जाम में देखने को मिलेगा, आप मल्टीपल टाइम एग्जाम में, और या तो आप प्रैक्टिस सेट करेंगे, प्रैक्टिस सेट में भी देखने को मिलेगा। यानी चुंबकीय डिस्क पर किसकी परत होती है? आयरन ऑक्साइड की। विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर CDC 6600। भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर परम 8000 1991 में इसका आविष्कार हुआ। भारत में विकसित पहला कंप्यूटर सिद्धार्थ था, और यह इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा बनाया गया था, और इसे 16 अगस्त 1986 को बेंगलोर के मुख्य डाकघर में लगाया गया था। ठीक है, ये याद रखिएगा कि 16 अगस्त 1986 को बेंगलोर के डाकघर में लगाया गया था, यानी स्थापित किया गया था। नेक्स्ट वन है कि सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज कब हुई? सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज 1946 में हुई थी, यानी 1946 में सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज हुई थी। सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज 1946 में यानी 1946 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में हस्तशिल्प आर्किटेक्चर के जनक कौन है? जॉन वॉन न्यूमान है। कंप्यूटर में हस्तशिल्प आर्किटेक्चर के जनक जॉन वॉन न्यूमान है। चलिए यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को और करेंगे ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन ना छूटे। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहला क्वेश्चन है कि पहला यांत्रिक कैलकुलेटर कौन सा था? तो पहला यांत्रिक कैलकुलेटर मैकेनिकल कैलकुलेटर पास्कलाइन था। ठीक है, पहला यांत्रिक कैलकुलेटर कौन सा था? यह पास्कलाइन था। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जैसे प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर की कौन सी विशेषता है जो दस्तावेज शीर्षकों के आधार पर कंटेंट की तालिका बनाने में सक्षम बनाती हैं? तो यह स्टाइल्स है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में MS, देखिए MS ऑफिस में, ठीक है, बात करें MS ऑफिस में जो 4 सेगमेंट हैं, MS वर्ड, MS पावर पॉइंट, MS एक्सेस, MS एक्सेल, ये चारों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, और यहाँ से प्रश्न भैया पूछा जाता है। MS ऑफिस से बहुत बड़ा टॉपिक है, और जल्द ही इसको हम 1 बाय 1 करके कंप्लीट करेंगे। MS ऑफिस जल्द ही स्टार्ट करेंगे, और ताकि आपका कोई भी पॉइंट ना छूटे। चलिए, तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जैसे प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर की कौन सी विशेषता है, स्पेशल फीचर के बारे में बात कर रहा है, जो डॉक्यूमेंट का जो टाइटल होता है इसके आधार पर कंटेंट की तालिका बनाने में सक्षम बनाती हैं। स्टाइल, जैसे किस स्टाइल में आप रखना चाहते हैं इसके बारे में कह रहा है। नेक्स्ट है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में टेक्स्ट के सभी नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर को हटा देता है। कौन हटा देता है? तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जो क्लीन एक टर्म है जो कि टेक्स्ट के सभी नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर को हटा देता है, तो यह क्लीन है। नेक्स्ट है, के मीन्स एल्गोरिथम क्या है? तो के मीन्स एल्गोरिथम जो होता है अनसुपरवाइज्ड लर्निंग का हिस्सा है। के मीन्स एल्गोरिथम इज ए अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। नेक्स्ट है, IoT डिवाइस में वायरलेस संचार के लिए प्रयोग होने वाली टेक्नोलॉजी कौन सी है? ब्लूटूथ है। क्या है? ब्लूटूथ है भैया। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अपाचे हडूप फ्रेमवर्क का बड़ा हिस्सा है। अपाचे हडूप फ्रेमवर्क का बड़ा हिस्सा है। यह किस भाषा में लिखा गया है? तो यह जावा लैंग्वेज में लिखा गया है। हडूप किस भाषा में लिखा गया है? जावा लैंग्वेज में लिखा गया है। अपाचे हडूप फ्रेमवर्क का बड़ा हिस्सा है, और यह किस भाषा में लिखा गया? अपाचे को जावा लैंग्वेज में लिखा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, AI में किस भाषा का प्रयोग नहीं हुआ है? तो AI में पर्ल भाषा का प्रयोग नहीं किया गया है। याद रखिएगा, AI का पूर्ण क्या होता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है, और इसमें पर्ल भाषा का प्रयोग नहीं किया गया है। बड़े पैमाने पर अटैक नेटवर्क बनाने के लिए बोटनेट अटैक का
ठीक है, बड़े पैमाने पर अटैक नेटवर्क बनाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? बोटनेट अटैक कहते हैं। ठीक है, ऐसे याद रखिएगा। नेक्स्ट है WWW का पूर्ण क्या होता है? वर्ल्ड वाइड वेब होता है। के इन्वेंटर कौन थे? टिम बर्नर्स ली। डब्ल्यू यानी वर्ल्ड वाइड वेब के इन्वेंटर कौन थे? टिम बर्नर्स ली। अगला क्वेश्चन है सोशल मीडिया में हैशटैग का उद्देश्य क्या होता है? अच्छा, हैशटैग का मेन उद्देश्य होता है कीवर्ड को सर्च में लाने के लिए ही हैशटैग का उपयोग किया जाता है। सोशल मीडिया में हैशटैग का उद्देश्य क्या होता है? कीवर्ड को सर्च में लाने के लिए हैशटैग का प्रयोग करते हैं। जैसे नहीं, अगर कोई वीडियो है सर्च में लाना है, इंस्टाग्राम कोई चीज़ें हो तो उसको हम लोग क्या करते हैं? उसको सर्च में लाने के हैशटैग का प्रयोग करते हैं। कोई भी चीज़ें ट्रेंड करानी होती है उसको हैशटैग का प्रयोग किया जाता है उसमें। अगला क्वेश्चन है ई गवर्नेंस में डिजिटल दस्तावेजों की सुरक्षा और प्रामाणिकता सुनिश्चित करने के लिए अक्सर किस टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हैं? तो यह डिजिटल सिग्नेचर का प्रयोग किया जाता है। यानी ई गवर्नेंस में डिजिटल दस्तावेजों की सुरक्षा और प्रामाणिकता सुनिश्चित करने के लिए डिजिटल सिग्नेचर का प्रयोग करा जाता है। नेक्स्ट है ईमेल एड्रेस के भाग यूजर नेम और डोमेन नेम किस चिन्ह के द्वारा अलग किए जाते हैं? तो यह @ चिन्ह के द्वारा अलग किए जाते हैं। जैसे अभी अगर ईमेल आईडी है, लिखा रहे प्रमोद सर वाराणसी, ठीक है, प्रमोद सर वाराणसी @gmail.com, तो यहाँ पर जो यूज़र नेम है और डोमेन नेम है ये @ चिन्ह के द्वारा जो है अलग किए जा रहे हैं। किसके द्वारा? @ चिन्ह के द्वारा अलग किए जा रहे हैं। तो वही कह रहा है कि ईमेल एड्रेस के भाग यूज़र नेम और डोमेन नेम किस चिन्ह के द्वारा अलग किए जाते हैं? @ चिन्ह के द्वारा अलग किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक कंप्यूटर के सीपीयू में लाखों छोटे छोटे स्विच होते हैं जिन्हें क्या कहा जाता है? एक कंप्यूटर के सीपीयू में लाखों छोटे छोटे स्विच होते हैं जिन्हें कहा जाता है ट्रांजिस्टर कहते हैं। याद रखिएगा, क्या कहते हैं? ट्रांजिस्टर कहते हैं। अगला प्रश्न है पीपीटी को सुरक्षित करने के लिए क्या लगाते हैं? भैया पीपीटी को सुरक्षित करने के लिए हम लोग पासवर्ड का यूज करते हैं। आसान है, किसका यूज करते हैं? पासवर्ड का यूज किया जाता है। पीपीटी को सुरक्षित करने के लिए पासवर्ड का यूज करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट की ईमेल सेवा है, माइक्रोसॉफ्ट की ईमेल सेवा क्या है? आउटलुक है। माइक्रोसॉफ्ट की ईमेल सेवा क्या है? आउटलुक है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बात करते हैं ओएसआई मॉडल में लेयर कितने होते हैं? ओएसआई मॉडल में लेयरों की संख्या 7 होती है। ठीक है, ओएसआई मॉडल में 7 लेयर होते हैं। कौन कौन से लेयर हैं इसको एक बार देख लेते हैं। लेयर नंबर 1 को क्या कहा जाता है? फिजिकल लेयर कहते हैं। क्या कहते हैं? फिजिकल लेयर। लेयर नंबर 2 जो होती है इसको कहते हैं डेटा लिंक लेयर। और लेयर नंबर 3 जो होती है इसको कहते हैं नेटवर्क लेयर। लेयर नंबर 4 जो होता है इसको कहते हैं ट्रांसपोर्ट लेयर, यानी हार्ट ऑफ ओएसआई। क्या कहते हैं? हार्ट ऑफ ओएसआई कहते हैं। लेयर नंबर 5 को कहते हैं सेशन लेयर। लेयर नंबर 6 को कहते हैं प्रेजेंटेशन लेयर। और लेयर नंबर 7 को कहते हैं एप्लीकेशन लेयर कहा जाता है। तो कई बार क्वेश्चन पूछा है कि सेशन लेयर और एप्लीकेशन लेयर के बीच कौन सी लेयर उपलब्ध है? तो यह प्रेजेंटेशन लेयर उपलब्ध है। और जो यहाँ पर नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर है इसे हार्डवेयर लेयर भी कहा जाता है। और जो चौथे नंबर पर ट्रांसपोर्ट लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर को हार्ट ऑफ ओएसआई कहा जाता है। यानी यहाँ पर अगर बात करें ओएसआई का पूर्व क्या होता है? ओपन सिस्टम इंटर कनेक्शन होता है। क्या होता है? ओपन सिस्टम इंटर कनेक्शन ओएसआई का पूर्व होता है और इसे हार्ट ऑफ ओएसआई कहा जाता है। ट्रांसपोर्ट को हार्ट ऑफ ओएसआई कहा जाता है। ओएसआई में कितने मॉडल होते हैं, कितने लेयर होती हैं? कुल 7 लेयर होती हैं। फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर और सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन और एप्लीकेशन लेयर, ये सभी होती हैं। नेक्स्ट बात करते हैं आईएसओ के द्वारा 1984 में विकसित किया गया, आईएसओ के द्वारा 1984 में विकसित किया गया इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन होता है। और नेक्स्ट बात करते हैं, इंपॉर्टेंट है, ओएसआई मॉडल की किसी नेटवर्क में 2 यूजर के मध्य कम्युनिकेशन के लिए एक रेफरेंस मॉडल है, ओएसआई मॉडल है। क्या है? ओएसआई मॉडल है। अगला क्वेश्चन है ओएसआई मॉडल में क्या क्या चीज़ें हैं? जैसे इस मॉडल की प्रत्येक लेयर दूसरे लेयर पर निर्भर करती है। ओएसआई मॉडल जो होती है एक लेयर है या दूसरे लेयर पर डिपेंड होती है। दूसरा है एक लेयर से दूसरे लेयर में डेटा का ट्रांसमिशन होता है। ठीक है, एक लेयर से दूसरी लेयर में डेटा का ट्रांसमिशन होता है। नेक्स्ट है इसका इस्तेमाल रियल लाइफ में नहीं होता है बल्कि इसका इस्तेमाल केवल रेफरेंस संदर्भ के रूप में होता है। अगला है ओएसआई मॉडल यह बताता है किसी नेटवर्क में डेटा या सूचना कैसे सेंड अथवा रिसीव करना है। ये सभी यहाँ पर ओएसआई मॉडल बताते हैं। और ओएसआई मॉडल में 7 लेयर होती हैं, इसको हमने बता दिया है, तो इसको आप अच्छे से याद रखिएगा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हमने
आज के सेगमेंट में ये पहला पार्ट है। इसके 2 से 3 पार्ट और आएंगे। इसमें हम यूपी जीके और कंप्यूटर का जो और सेगमेंट बचा हुआ है 3 पार्ट में कंप्लीट कर देंगे, ठीक है, 3 पार्ट में। तो आज यह 1 घंटे से ज़्यादा वीडियो हो गई है, ठीक है। तो इसमें हम जितना सेगमेंट किए हैं इसको आप अच्छे से रिवाइज करिए, बार बार इसको पढ़िए मल्टीपल टाइम में, और इसका 2 पार्ट और आएगा, पूरी तरह से यहाँ कंप्लीट करवा देंगे, ठीक है। और आपका एग्ज़ाम से पहले पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। और फ्रेंड्स एक ये जो सूचना है, अगर आप चैनल पर पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आप यूपी ट्रिपल एस सी किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो जूनियर असिस्टेंट स्टेनोग्राफर, वीपीओ, फॉरेस्ट गार्ड, ईटीओ, जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उस चीज़ को देखते हुए कंप्यूटर की ई बुक तैयार की गई है। और इसमें हमने सारे टॉपिक को अच्छे से ऐड किया है जो यूपी ट्रिपल एस सी के ट्रेंडिंग टॉपिक हैं। और इस बुक को आप लेकर अपनी तैयारी को बेहतरीन कर सकते हैं। इसमें है, अगर इस बुक को लेना चाहते हैं इसके लिए जो स्क्रीन पर नंबर दिख रहा है 9793661506, इस पर आपको 149 रुपये पेमेंट करने हैं। पेमेंट करके स्क्रीनशॉट अपना नाम और डिस्ट्रिक्ट इसी नंबर पर सेंड करना है। सेंड करके स्क्रीनशॉट जैसे सेंड करेंगे थोड़ी देर बाद इसका ई बुक आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा आपके व्हाट्सएप पर। उसी प्रकार यूपी जीके अगर लेना चाहते हैं, यूपी जीके, यूपी करंट अफेयर, देख सकते हैं चैप्टर क्या क्या हमने इसमें ऐड किया है। तो सेम प्रोसेस है। स्क्रीन पर जो नंबर है 9793661506, इस पर आपको 125 रुपये पेमेंट करके स्क्रीनशॉट इसी नंबर पर सेंड करना है। जैसे सेंड करेंगे थोड़ी देर बाद इसका ई बुक आपके व्हाट्सएप पर मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स ये आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, और नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है, इसके बाद 2 पार्ट और आएगा, उसके बाद हम लोग पूरा कंप्लीट करा देंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।